तकरीबन 300 साल पहले दुनिया के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सिद्धांत न केवल विज्ञान में लागू होता है, बल्कि इतनी सटीकता से ही भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स में भी लागू होता है। अब इसका हालिया उदाहरण हमें बीते दिनों ही देखने को मिला। पहले अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की। उनकी इस यात्रा के बाद अब हाल ही में चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सेना को जुटाना शुरू कर दिया है। चीन की इस कार्यवाही के बाद दुनिया पर एक बार फिर से एक नए युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर यानी न्यूज़ को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर नैन्सी पेलोसी की ये जो हालिया यात्रा थी, ये यात्रा किस लिहाज से महत्वपूर्ण थी और चीन इस पूरी यात्रा को लेकर परेशान क्यों है, चीन इस पूरी यात्रा को लेकर चिंतित क्यों है और साथ ही इस पूरी यात्रा के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा चीन ताइवान विवाद की पृष्ठभूमि को, उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही चीन ताइवान विवाद को लेकर भारत की क्या स्थिति है, इसके अलावा दुनिया भर के देश क्या मानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान की क्या स्थिति है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में बात करेंगे कि क्या चीन की इस हालिया कार्यवाही के बाद, अमेरिका की हालिया कार्यवाही के बाद क्या दोनों देशों में चीन और ताइवान के बीच युद्ध की संभावना है। अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे, प्रश्न मीन्स का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत एवं उसके पड़ोसी और भारत पर अन्य देशों की नीतियों एवं राजनीति के प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है, व्हाट इज चाइनाज प्रॉब्लम विद नैन्सी पेलोसी विजिटिंग ताइवान, यानी नैन्सी पेलोसी अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर ने हाल ही में ताइवान की यात्रा की है। इस पूरी खबर में ये बात की गई है कि आखिर चीन को इस यात्रा से परेशानी क्या है, समस्या क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नैन्सी पेलोसी की इस हालिया यात्रा के महत्व पर बात कर लेते हैं। तो इस यात्रा के महत्व को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर नैन्सी पेलोसी है कौन, और तभी हम समझ पाएंगे कि ये पूरी यात्रा किस लिहाज से महत्वपूर्ण थी। तो हमने पहले ही बात की कि नैन्सी पेलोसी अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं और अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका की कांग्रेस का निचला सदन माना जाता है, लोअर हाउस माना जाता है। इनके पद को आप भारतीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पद से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, उनके समान माना जा सकता है उन्हें, और इसी वजह से उन्हें अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक माना जाता है। और जो नैन्सी पेलोसी का पद है, जो उनकी पोस्ट है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद तीसरे नंबर पर प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसी वजह से दुनिया भर में उनकी यात्रा को लेकर चर्चा की जा रही है, उनकी यात्रा के निहितार्थों को, इम्प्लीकेशंस को समझने की कोशिश की जा रही है। अब जो नैन्सी पेलोसी है वो अपने लंबे राजनीतिक करियर में लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चीन का विरोध करती रही हैं। उन्होंने तियानमेन स्क्वायर में भी विरोध किया था और ताइवान को लेकर भी, हांगकांग को लेकर भी, उइगर मुस्लिमों को लेकर भी वो लगातार चीन का विरोध करती रही हैं। और इसी वजह से उनकी ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा उनकी ये यात्रा जो है वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि वो पिछले 25 वर्षों में ताइवान की यात्रा करने वाली सबसे बड़ी US ऑफिशियल्स में से एक है। इससे पहले साल 1997 में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर नेवेट गिंगरिच ने ही ताइवान की यात्रा की थी और उसके बाद से किसी भी बड़े अमेरिकी ऑफिशियल ने ताइवान की यात्रा नहीं की थी। इसकी वजह से ये जो हालिया यात्रा है नैन्सी पेलोसी की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर चीन इस पूरी यात्रा से परेशान क्यों है, चीन को इस पूरी यात्रा से क्या परेशानी है, क्या समस्या हैं, क्या दिक्कतें हैं। तो हम जानते हैं कि चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना एक अभिन्न अंग मानता है, अपने एक हिस्से के तौर पर देखता है। चीन का हमेशा से ये मानना रहा है कि ताइवान चीन का ही एक प्रांत है, चीन का ही एक प्रोविंस है। बल्कि इसके विपरीत ताइवान अपनी स्वतंत्रता का दावा करता रहा है। ताइवान हमेशा से ये कहता रहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है जहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जबकि चाइना में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में जब ताइवान में किसी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी की उपस्थिति होगी तो जाहिर तौर पर इस उपस्थिति को ताइवान की स्वतंत्रता की पुष्टि के तौर पर देखा जाएगा। और यही वजह है कि चीन द्वारा इस पूरी यात्रा का, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से एक बड़े अधिकारी की यात्रा का विरोध किया जा रहा है। हाल ही में इस यात्रा से पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया था और इस बयान में कहा गया था कि नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा का
चीन दृढ़ और मजबूती से विरोध करेगा और इस संबंध में चीन द्वारा मजबूत कदम भी उठाए जाएंगे। अपने इस बयान में प्रवक्ता ने कहा था कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है और जाहिर तौर पर इस यात्रा से चीन और अमेरिका के संबंधों में एक संघर्ष देखने को मिलेगा, एक तनाव देखने को मिलेगा और दोनों देशों के संबंध जाहिर तौर पर प्रभावित होंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नैन्सी पेलोसी की ये जो हालिया यात्रा है, इस यात्रा ने दो बड़ी शक्तियों के बीच, चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष के लिए, संभावित सैन्य संघर्ष के लिए एक मंच तैयार कर दिया है। ये तो हुई इस यात्रा से चीन परेशान क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा के निहितार्थों को समझ लेते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस को समझ लेते हैं। तो कई जानकारों द्वारा नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ता के लिए, उनकी अथॉरिटी के लिए एक प्रत्यक्ष चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। यात्रा की वजह से चीन में राष्ट्रवादी भावनाएं, नेशनलिस्ट फीलिंग और ज़्यादा चरम पर आ गई हैं। लोग ताइवान पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, नैन्सी पेलोसी पर कार्यवाही की मांग की जा रही है और ऐसी स्थिति में यदि शी जिनपिंग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो जाहिर तौर पर इसे चीन की हार के तौर पर देखा जाएगा, राष्ट्रपति की हार के तौर पर देखा जाएगा। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए हाल ही में चीन की सेना द्वारा ताइवान के आसपास सैन्य अभियानों की भी शुरुआत की गई है। चीन ने ताइवान के आसपास सेना जुटाना भी शुरू कर दिया है, सेना की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। इस पूरी कार्यवाही के तौर पर चीन की सेना द्वारा 6 स्थानों पर सैन्य अभियानों की शुरुआत की गई है, सैन्य कार्यवाही शुरू की गई है और इन 6 पूरे स्थानों के माध्यम से चीन द्वारा ताइवान को चारों ओर से घेरने की कोशिश की गई है और इस अभियान के माध्यम से कई स्थानों पर चीन ताइवान के टेरिटोरियल वाटर का भी उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर चीन की सेना द्वारा, चीन की सरकार द्वारा ताइवान को उकसाने की कोशिश की जा रही है और स्थिति के कारण आगे आने वाले समय में हमें इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और स्थिति में दिलचस्प बात यह है कि चीन द्वारा इस पूरी कार्यवाही को सैन्य अभियान का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि सैन्य एक युद्ध अभ्यास का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि चीन द्वारा इस पूरी कार्यवाही को टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया। एक मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर चीन इस पूरी कार्यवाही को देख रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो खतरनाक भाषा का उपयोग किया गया है, ये पूरी लैंग्वेज आगे आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। इसके अलावा जानकारों को चिंता ये भी है कि इस अभियान के दौरान चीन द्वारा ये जो कार्यवाही की जा रही है, जो युद्धाभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं, इस युद्धाभ्यास के दौरान एक छोटी सी घटना भी आगे आने वाले समय में एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। इसके अलावा चीन द्वारा ताइवान के बंदरगाहों को भी ब्लॉक करने की कोशिश की गई है और साथ ही दोनों देशों के बीच, चीन और ताइवान के बीच जो भी व्यापार होता है, उस व्यापार में से अधिकांश ट्रेड को ब्लॉक कर दिया गया है, ट्रेड को रोक दिया गया है। और साथ ही इसकी वजह से जाहिर तौर पर ताइवान की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि जब व्यापार नहीं होगा तो जाहिर तौर पर जो ताइवान की अर्थव्यवस्था है वो और ज़्यादा धीमी हो जाएगी। इसके अलावा यदि चीन द्वारा ताइवान पर किसी भी तरह की कार्यवाही की जाती है तो इस कार्यवाही के कारण न केवल ताइवान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इस कार्यवाही के कारण दुनिया भर की तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, मौजूदा समय में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का प्रभाव हमें दुनिया भर के देशों पर देखने को मिल रहा है। इस युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की कीमतें भी लगातार तेज़ी से बढ़ रही हैं और साथ ही इस पूरे युद्ध के कारण, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर पर गेहूं संकट का खतरा भी और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब अगर चीन द्वारा ताइवान पर किसी भी तरह की कार्यवाही की जाती है तो ये कार्यवाही जाहिर तौर पर भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होगी। इसके अलावा ताइवान दुनिया भर में चिप का सबसे बड़ा निर्माता है और ये जो चिप यूज़ होती है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस चिप को सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में, सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में, एलिमेंट के रूप में देखा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि चीन द्वारा ताइवान पर कार्यवाही की जाती है तो जाहिर तौर पर चिप निर्माण उद्योग प्रभावित होगा। जब चिप निर्माण उद्योग प्रभावित होगा तो इसकी वजह से दुनिया भर में आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कीमतें और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगी। ऐसे में यदि चीन द्वारा कार्यवाही की जाती है तो आगे आने वाले समय में हमें महंगे दामों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने होंगे। तो ये इस पूरी यात्रा का निहितार्थ हुए। अब आगे बढ़ते हैं और चीन ताइवान युद्ध की, विवाद की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो ताइवान की बात करें तो ताइवान चीन के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। दरअसल ये चीन के दक्षिण पूर्वी तट के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ये छोटा सा द्वीप मुख्य तौर पर उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि को हमें समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब साल 1895 में पहला चीन जापान युद्ध हुआ था, साल 1895 में चीन जापान युद्ध से पहले जो ताइवान एक छोटा सा द्वीप था, वो द्वीप चीन की क्विंग डायनेस्टी के अंडर आता था। किंग डायनेस्टी के तहत इसका नियंत्रण था।
लेकिन जब साल 1895 में पहला चीन जापान युद्ध हुआ तो इस युद्ध के बाद जापान की विजय हुई और चीन हार गया, किंग डायनेस्टी हार गई, जिसकी वजह से जो ताइवान द्वीप था वो जापान के हाथों में चला गया। इसके बाद लंबे समय तक ये द्वीप जापान के हाथों में रहा और साल 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसके बाद लंबे समय तक ये विश्व युद्ध चलता रहा और साल 1945 में आखिरकार जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया और 1945 में ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद जो ताइवान था वो एक बार फिर से चीन के कब्जे में आ गया और लंबे समय तक ये चीन के कब्जे में रहा। लेकिन इसी बीच इस द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने से पहले ही चीन में एक गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। दरअसल साल 1911 से पहले चीन में लगभग 4000 वर्षों तक किंग डायनेस्टी का शासन था। इस डायनेस्टी ने चीन में लंबे समय तक शासन किया था, लेकिन साल 1911 में चीन में एक विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप चीन की किंग डायनेस्टी का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद चीन में रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया गया, ROC का गठन किया गया और एक गठबंधन सरकार बनाई गई, एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई गई। इस गवर्नमेंट में मुख्यतः 2 पार्टी शामिल थी। पहली पार्टी थी राष्ट्रवादी कोमिंगतांग पार्टी और दूसरी पार्टी थी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्योंकि 2 पार्टियां शामिल थी और दोनों की आइडियोलॉजीज अलग अलग थी, तो जाहिर तौर पर दोनों के बीच मतभेद होना काफ़ी स्पष्ट था। ऐसे में दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ, आइडियोलॉजिकल लेवल पर विवाद शुरू हुआ और क्योंकि ये जो राष्ट्रवादी कोमिंगतांग पार्टी थी वो ज़्यादा मजबूत थी, तो इसकी वजह से इस पूरी पार्टी के सदस्यों ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, उनका उत्पीड़न करना शुरू किया और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की हत्याएं की जाने लगी, जिसकी वजह से अंततः साल 1927 में चीन में इन 2 पार्टियों के बीच, इनके सदस्यों के बीच एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई, एक सिविल वॉर की शुरुआत हुई। ये सिविल वॉर लंबे समय तक चला और अंततः 1949 में ये सिविल वॉर समाप्त हुआ और इस सिविल वॉर में, गृह युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी की विजय हुई। इसी विजय के बाद साल 1949 में ही कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC का गठन किया और जो राष्ट्रवादी कोमिंगतांग पार्टी के जो सदस्य थे, जो नेता थे, वो नेता ताइवान चले गए। एक छोटे से द्वीप था जो ताइवान, उस समय उस द्वीप पर चले गए और वहाँ पर उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया। तो इस तरह से अब मौजूदा समय में आधिकारिक तौर पर ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, जबकि चीन को आधिकारिक तौर पर, मेनलैंड चाइना को ऑफिशियल तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। अब ये दोनों ही अलग अलग एंटिटीज़ हैं, अलग अलग देश हैं। हालांकि चीन ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है, अपने क्षेत्र का एक प्रांत मानता है, जबकि ताइवान अपनी स्वतंत्रता का दावा करता है। ताइवान का कहना है कि वो एक स्वतंत्र देश है और उसके पास अपनी एक लोकतांत्रिक सरकार है, जबकि चीन में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो ये तो हुआ इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे विवाद में, चीन ताइवान विवाद में भारत की क्या स्थिति है, भारत की स्थिति को जान लेते हैं। तो भारत चीन की वन चाइना नीति का पालन करता है, वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है और इसी पॉलिसी के हिस्से के तौर पर ताइवान के साथ भारत के किसी भी तरह के औपचारिक संबंध स्थापित नहीं है, कोई भी ऑफिशियल रिलेशंस दोनों देशों के बीच में नहीं है। हालांकि साल 1995 में भारत और ताइवान ने, दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानियों में, कैपिटल्स में प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना की थी, जो कि एक दोनों देशों के बीच में दूतावास के रूप में, एम्बेसी के रूप में काम करते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ताइवान को लेकर भारत की नीति में परिवर्तन देखने को मिला है। भारत की पॉलिसी इस पूरे विषय को लेकर पिछले कुछ समय में बदली है। खासतौर पर साल 2010 के बाद से भारत ने अपने किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में, किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चीन की वन चाइना पॉलिसी का और उसको समर्थन करने का जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा ताइवान के साथ भारत के संबंध भी पिछले कुछ वर्षों में, इन संबंधों में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। उदाहरण के लिए साल 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अन्य तमाम प्रतिनिधियों के साथ साथ ताइवान के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था। तो इसकी वजह से दोनों देशों के संबंध काफ़ी सुधरे थे, दोनों देशों के संबंध में काफ़ी सुधार देखने को मिला था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार भी काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है। उदाहरण के लिए साल 2019 में भारत और ताइवान के बीच तकरीबन 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। तो इस तरह से जैसे जैसे भारत और चीन के संबंध आगे आने वाले समय में और ज़्यादा खराब होंगे, तो उससे जाहिर तौर पर भारत और ताइवान के संबंध और ज़्यादा, दोनों देशों के संबंधों में और ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये तो हुई भारत की स्थिति। अब दुनिया भर की बात कर लेते हैं। तो दुनिया भर में केवल 13 देश ऐसे हैं जिन्होंने मौजूदा समय में औपचारिक तौर पर ताइवान को आधिकारिक मान्यता दी है। पहले इन देशों की संख्या 15 थी, लेकिन पिछले कुछ समय में इन देशों की संख्या में कुछ कमी देखने को मिली है और ये देश अधिकांशतः छोटे छोटे द्वीप देश ही हैं। अमेरिका ने भी ताइवान को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। हालांकि अनौपचारिक तौर पर अमेरिका ने भी ताइवान के साथ संबंध स्थापित किए हैं,
और अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा ताइवान संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य नहीं है, ताइवान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य नहीं है, हालांकि ताइवान कुछ अन्य रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य ज़रूर है। तो इस तरह से हमने बात की कि किस तरह से तमाम देशों द्वारा ताइवान को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि चाइना द्वारा मौजूदा समय में वन चाइना पॉलिसी को फॉलो किया जाता है और इस पॉलिसी के तहत जो भी देश मेनलैंड चाइना के साथ संबंध स्थापित करेगा वो देश ताइवान के साथ संबंध नहीं बना सकेगा, औपचारिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। और जो देश ताइवान के साथ संबंध स्थापित करेगा वो देश मेनलैंड चाइना के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। और क्योंकि मौजूदा समय में चीन ज़्यादा महत्वपूर्ण बड़ी शक्ति है, तो इसकी वजह से तमाम देश चीन के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं और दुनिया भर के कई देशों ने ताइवान को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। तो ये तो हुई कि ताइवान को लेकर दुनिया भर की क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं और इस विषय पर बात कर लेते हैं कि क्या चीन और ताइवान के बीच मौजूदा कार्यवाही को देखते हुए युद्ध की कोई संभावना बनी हुई है। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस पूरी यात्रा के बाद से ही दुनिया दो हिस्सों में बंटी दिखाई दे रही है। एक हिस्सा वो है जो नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा का समर्थन कर रहा है। इस पूरे हिस्से में मुख्य तौर पर पश्चिमी देश शामिल हैं जो कि ताइवान के समर्थन में खड़े हुए हैं, जबकि दूसरा हिस्सा वो है जो कि चीन का समर्थन कर रहा है। और इस पूरे हिस्से में रूस और पाकिस्तान काफ़ी प्रमुख देश हैं। रूस ने स्पष्ट तौर पर अमेरिका की इस कार्यवाही का विरोध किया है, स्पष्ट तौर पर अमेरिका की इस कार्यवाही को एक आक्रामक कार्यवाही के तौर पर बताया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी स्पष्ट तौर पर चीन का समर्थन किया है। तो इस तरह से इस पूरी कार्यवाही के बाद, इस पूरी यात्रा के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। इसके अलावा जानकारों का हालांकि मानना है कि इस पूरी कार्यवाही के बाद भी चीन और ताइवान के बीच एक फुल फ्लेज्ड युद्ध नहीं होगा। इस पूरे युद्ध की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि चीन जानता है कि इस पूरे युद्ध के कारण चीन को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक लागत चुकानी पड़ेगी, जो कि चीन के लिए, जो कि एक सुपर पावर बनना चाहता है, उसके लिए, उसके सपने के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को शुरू हुए 6 महीने से भी ज़्यादा समय बीत चुका है और इस 6 महीने में रूस को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा सैन्य नुकसान झेलना पड़ा है। तो जाहिर तौर पर चीन इस तरह की किसी भी कार्यवाही को करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगा। लेकिन इस पूरी विषय को देखते हुए अमेरिकी विशेषज्ञों के बीच एक चिंता ये बनी हुई है कि पिछले कुछ समय में चीन की सैन्य क्षमता काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, जिसके कारण कई लोग ये भी मान रहे हैं कि चीन ताइवान पर हमला भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो जाहिर तौर पर अमेरिका पीछे नहीं हट सकेगा, क्योंकि ताइवान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो चीन जैसी एक बड़ी बड़ी शक्ति का सामना कर सके। ऐसी स्थिति में ताइवान को एक बाहरी शक्ति की ज़रूरत होगी, एक एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत होगी और ये बाहरी शक्ति आएगी अमेरिका से। और अगर अमेरिका इस तरह का युद्ध शुरू होता है तो जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए आगे आने वाले समय में एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो ये तो हुआ इस पूरे विषय का विश्लेषण। अब आगे अंत में एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है, चीन ताइवान विवाद के संदर्भ में मुक्त एवं स्वतंत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए ताइवान के महत्व का उल्लेख कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से मुक्त एवं स्वतंत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए ताइवान कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और साथ ही आपको इसका उत्तर लिखते हुए चीन ताइवान विवाद की पृष्ठभूमि को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पहला चीन जापान युद्ध किस वर्ष हुआ था। मुझे आशा है इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा आप इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।